जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, मैंने देखा है ये आम करते हैं। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, मैंने देखा है ये आम करते हैं, लेकिन मेरा सर है झुका वहाँ पर जहाँ लाखों सूरज प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ये एक शायर की सोच होती है कि देखते तो हम सभी हैं, महसूस हम सभी करते हैं, लेकिन उस बात को लफ्ज़ों में परोकर हमारे सामने रख देना, ये कला को प्राप्त होती है। उसे हम कवि कहते हैं, शायर कहते हैं। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के सुंदर अनुभव जो होते हैं वो हमारे साथ शायर जो है साझा करता है। सारा कुछ हमारे सामने एक अलग अलग छंद भी जिसमें होते हैं, कविताएं होती हैं, कई रूप होते हैं शायरी के। और आज जो हमारे साथ कवि जुड़े हैं, ये भी इनका ऐसा एक संबंध है कविता की दुनिया से, छंदों की दुनिया से, कि कमाल की बातें अपने चंद शब्दों में ये कह जाते हैं। जी, मेरी मुराद है सुमनेश सुमन जी, जो कि एक जाने माने कवि हैं। आइए इनके साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन पहले इनका स्वागत करते हैं। जी सुमनेश जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार विक्रम साहब, नमस्कार। आपको प्रणाम करता हूं, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सब श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। नमस्कार जी सुमनेश जी, आप एक कवि हैं, जाना माना नाम है। काफ़ी समय से आप कविता के क्षेत्र में अपना एक मकाम बनाए हुए हैं, और ये मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? विक्रम साहब, मेरा जन्म मेरठ जिले के गांव सिवाया में। जी जी। जी। और जिला परिवार में कोई और भी ऐसे जिला इस मेरठ में जिला मेरठ में गांव सिवाया में महाकवि पंडित ताराचंद हारित जी के घर में, वो मेरे पिता हैं, उनके घर में मेरा जन्म हुआ। गांव जी सिवाया है मेरठ में, हरिद्वार या मुजफ्फरनगर रोड पर बिल्कुल पहला गांव पड़ता है, जी। और शहर परिवार की में सीमा से सटा सुमनेश जी हुआ। कोई और भी पहले भी ऐसे लिखता था, या आप या ऐसे पहले कवि हुए जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया? ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताश्री पंडित ताराचंद हारित महाकवि रहे हैं। उनकी अनेक किताबें और महाकाव्य प्रकाशित भी हुए हैं और अप्रकाशित भी हैं। उनका बड़ा नाम था क्षेत्र में और देश में। जिनकी दमयंती महाकाव्य बहुत चर्चित हुआ, जो 1957 में कभी दिल्ली आत्मारामायण संघ से छपा था। तो उनके कारण काफी लोगों का समागम और मिलना जुलना होता रहा, काफी कवियों का, जिनकी प्रेरणा से ये कारवां चल पड़ा, बस ऐसा समझ लीजिए। तो आपको जो शायरी है, कविता है, ये विरासत में ही आपको अपने पिताजी के द्वारा आप में ऐसे एक संस्कार स्वाभाविक जी, रूप से ही आ गए? बस ये कह सकते हैं पिताश्री के द्वारा और उनके मित्रों के मिलते जुलते रहने के कारण ये हुआ है सब। जी। तो पहली बार जब आपने फिर कुछ लिखा या शौक जाहिर किया, तो उसमें पिताजी का कैसा एक आगे से रिस्पॉन्स रहा? पिताजी को पहली बार मैंने 84-85 में कविता सुनाई। उनके सम्मुख एक कविगोष्ठी में गए हम और अपनी रची हुई अपनी कविता सुनाई। हालांकि लिखना तो उससे बहुत पहले प्रारंभ हो गया था, लेकिन उनको 1983-84 में पता चला कि मैं इस क्षेत्र में धीरे धीरे आ रहा हूँ, ऐसा लगा। जी। तो उस समय कविता को सुन के पिताजी ने क्या कहा? कोई कमी निकाली या कहा कि अभी और ज़रूरत बहुत है? कोई टिप्पणी नहीं की, चुप ही रहे। बल्कि उनके दूसरे कवि मित्रों ने उनसे कहा सुमनेश भी आ गया है, तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन उन्हें उनके चेहरे को देखकर लगा, उनके चेहरे पर जैसे संतोष का भाव था, ऐसा लगा। जी। और ये एक अच्छे उस्ताद की, कह लीजिए, एक पिता के द्वारा उस रूप से, जैसा एक अच्छा आपने कहा कि वैसे नहीं उन्होंने प्रतिक्रिया दी, एक अच्छा गुण होता है कि कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक होता है वो चाहता है कि जो विद्यार्थी है वो और निखर कर जो है सामने आए, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों को बांध लेता है। जो अगर मन में भाव भी आते हैं तारीफ करने को, वैसा ही एक
पिताजी ने किया, क्योंकि पिताजी एक बहुत ही कुशल महाकवि जैसे आपने कहा वैसे थे, इसलिए उनका स्वभाव भी था कि बच्चा भी और निखर कर जो है इसकी कविता सामने आए। जी आप बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है, अभी तक भी सोचता हूँ ऐसा। जी। और ठीक सर। जब आपने लिखने का शौक़ जाहिर किया या मन में ऐसे भाव आए, तो शिक्षा उस चीज़ की जो सिखलाई होती है वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपने जो कविता लिखनी कहाँ से सीखी? कविता तो जैसे हम कवि सम्मेलनों में जाते थे, नौचंदी कवि सम्मेलन आज भी होता है जी। और उस सम्मेलन, जी सुमनेश जी। नौचंदी कवि सम्मेलन जैसे चलते थे जी आजकल भी हर वर्ष होता है, तो मैं ज्यादातर कवि सम्मेलन, पिताजी अक्सर अध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, और जहां वो होते थे मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर का कोई कार्यक्रम हो रहा है, और मैं कवियों को पानी पिलाना, कवियों की सेवा में रहता था मैं ज्यादातर। और ये काफी समय, काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। उनसे सीखते रहे कुछ, उनका लिखना पढ़ना देखकर उनसे सीखते रहे लिखना पढ़ना। जी। हमारे पिताजी कहा करते थे, मुझसे सीधे तो कभी नहीं कहा, लेकिन वो जब भी कोई पूछता था उनसे, भाई कैसे लिखें, अच्छा कैसे लिखें, तो वो हमेशा ये कहा करते थे, पहले पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। और उन्होंने एक सेंटेंस ये भी कह दिया किसी को कि एक अच्छी पंक्ति लिखने के लिए हजारों अच्छी पंक्तियां पढ़नी होती हैं, तब कुछ अच्छा लिखने का क्या बात है। लगता है कि हम कुछ अच्छा लिख बहुत सकते हैं। खूब जी, बहुत बड़ी ये शिक्षा पिताजी के द्वारा रही। और सुमनेश जी, मैं चाहूँगा कि बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, कुछ आपकी कविता का रंग हो जाए, हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैंने हर विधा में, विधा तो कविता ही है मेरी, छंद जी। में, मुक्तक में, गीत में, गजलों में और कविताओं में काफी कुछ लिखा है। तो मैं एक दो छंद पहले आपको ऐसा सुना देता हूं जिससे एक वानगी के तौर पर कि आदमी की अगर सोच सही रहे जी तो मैं ये मानता हूं सब सही हो जाएगा। और आजकल मैं देख रहा हूं अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल सोच पर आते हैं, हमारी सोच कैसी हो। जी। तो मैंने बहुत दिन पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं वहां से दो छंद आपको प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद धीरे धीरे जैसा आप कहेंगे गीत और गजलें और या कविताएं या छंद और सुनाऊंगा आपको। जी। एक दो छंद देखेगा कि हमारी सोच अगर सही रही तो सब ठीक हो जाएगा, मैं ये मानता हूं। देखिएगा, जी। संवारेगी, निखारेगी, हंसाएगी, रुलाएगी, आहा। कभी खुशियां लुटाएगी, कभी खुद रूठ जाएगी। वाह वाह। किसी के वास्ते दिल में ना अपने नफरतें रखना, किसी के वास्ते दिल में ना अपने नफरतें रखना, तुम्हारी सोच ही तुमको गिराएगी, उठाएगी। क्या बात है, तुम्हारी क्या बात सोच है। ही तुमको गिराएगी, उठाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, वाह। एक छंद इसी भाव का और दे रहा हूं इसके साथ ही। जी। समुंदर में उठे तूफान कतों को लील जाते हैं, किसी के विष भरे तेवर कलेजे छील जाते हैं, उन्हें भी घेर लेती हैं किसी दिन आग की लपटें, उन्हें भी घेर लेती हैं किसी दिन आग की लपटें, घृणा की आग में जो दूसरों के घर जलाते हैं। क्या बात है, घृणा क्या की बात आग है, में बहुत खूब। दूसरों के घर जलाते हैं, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सुमनेश जी। बा कमाल जो आपकी शायरी है, आपकी जो कविता है, उसके माध्यम से बहुत बड़ा एक संदेश है आप इन पंक्तियों के द्वारा आपने दिया। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपके और भी काव्य रंग। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ हैं सुमनेश सुमन जी, जो कि अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत बड़ा एक संदेश देते हैं समाज को। इनके संदेश को और भी श्रवण करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। ऐसी शायरी का हम लुत्फ़ ले रहे हैं जिसमें एक संदेश है समाज के लिए, क्योंकि आज समाज की दशा कुछ ऐसी बन चुकी है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो नुकसान अपना ही कर रहे हैं। ओ जलाने वाले वो तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियाँ समझकर। ऐसे संदेश जो हैं एक कवि दे सकता है
अपनी शायरी के जरिए, और ये एक जागृत करने की बात होती है समाज को, किस तरह से कवियों ने आदिकाल से ही जागृत किया, और आज भी ऐसे जगाने वाले कवि हमारे साथ हैं सुमनेश सुमन जी। और दोस्तों, ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 18443241 आइए एक बार फिर मिलते हैं सुमनेश सुमन जी से। जी सुमनेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत जी फिर जी। और सुमनेश जी, मैं फिर सबको नमस्कार करता हूँ। जी, आपने जो लोग प्रारंभिक हमसे जब आपने लिखना शुरू किया उस समय आप कौन कौन से कवियों को सुनते थे, कौन कौन से आपके पसंदीदा कवि थे उस समय? मेरे पसंदीदा कवियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कवि तो डॉक्टर हरिओम पवार ही रहे हैं मेरे, जो वर्तमान में अभी मेरठ यूनिवर्सिटी से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लॉ विभाग से रिटायर हुए हैं। जी बड़े कवि हमारे देश के, मैं प्राय उनके साथ ही रहता हूँ। और बाकी हमने बाहर के कवियों में, हमें बड़े कवि में और श्री गोपाल दास नीरज जी को खूब सुना है, संतोष जी को खूब सुनते हैं हम। और जहां तक गजल की बात अगर हम कहें सर, विक्रम सर, तो मैं दुष्यंत कुमार का बड़ा प्रशंसक रहा हूं, और दुष्यंत कुमार की शायरी को बहुत बहुत मैंने आत्मसात किया है। जी, बहुत दुष्यंत कुमार हमारे देश के बड़े गजलकार थे, यद्यपि मैं उनसे कभी मिला नहीं, क्योंकि जब मैं उन्हें जाना, जब तक मैं उन्हें जान पाया तब तक वो इस दुनिया से चले गए थे। जी। और सुमनेश जी, अगर बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि पिताजी ने कहा कि लिखने के लिए हजारों बार पढ़ना जरूरी है, और ये वाकई ज़रूरी है कि जैसे आपने इन कवियों के नाम लिए, शायरों के नाम लिए, अच्छी शायरी को, अच्छी कविता को सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छी सोच आप में जन्म लेती है। अच्छी पंक्तियां जो हैं, अच्छे शब्द जो हैं लयबद्ध तभी होते हैं, जब तक आप अच्छा सुनते नहीं तब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते। और ये पिताजी के द्वारा एक बहुत अच्छी शिक्षा आपको दी गई। तो सुमनेश जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और एक सेंटेंस, जी एक, हाँ मैं भी सुनाता हूँ, मैं भी सुनाने जा रहा हूँ। जी मैं जी एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ। जी हमारे बहुत से साथी एक कविता लिखी, दो कविताएं लिखी, और एकदम उनका मन होता है कि हम जाकर मंच पर कहीं सुना दें, जबकि उन्होंने बहुत सारे कवि सम्मेलन भी सुने ही नहीं होते हैं। हमारे कवि, हमारे हरिओम पवार ही कहते हैं कई बार कि अगर कवि सम्मेलन में पढ़ना है तो कवि सम्मेलन सुनने की तमीज भी देखो, सीखो। कवि वाह सम्मेलन सुनकर पता चलता है कैसे लोगों को सुना जाता है, कैसे लोग कवियों को सुनते हैं। तो मैं जी यहाँ जुड़ता हूँ आपसे, और एक दो छंद आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ अगर इजाजत है तो। जी जी मैं ऐसे छंद बता रहा हूँ। एक शब्द है इसमें दर्द, सभी प्रयोग करते हैं दर्द शब्द का, तो मैंने किस रूप में प्रयोग किया है। फिर दो तीन छंद लगातार मैं आपके बीच रखूंगा, देखना, सुनिएगा। सहारा बेसहारों का हमारा कर्म हो जाए, वाह न मुफलिस को सताओ यूं के उसका मर्म खो जाए। वाह सियासी वोट की खातिर हमें बातों मगर सुन लो, सियासी वोट की खातिर हमें बातों मगर सुन लो, नहीं बातों के फिर इस दर्द का भी धर्म हो जाए। क्या बात है, नहीं क्या बात। बातों के फिर इस दर्द का भी धर्म हो जाए। और देखिए, हनुमान थप्पा को हमारे देश में बड़ा मान मिला, सम्मान मिला। मैं उन्हें याद करते हुए चार पंक्तियां पढ़ता हूं, दिखेगा। जी अंधेरी बस्तियों पर रोशनी से वार करते हैं। आहा। हमारे पास एक कलम है, एक कागज है, हमारे जी है, तो सब जी जी ये सुमनेश जी, सुनिएगा सर। जी जी सुनाइए जी। जी सुमनेश जी, सुनिए सर। जी हाँ, अंधेरी बस्तियों पर रोशनी से वार करते हैं, खरीदे जी सुमनेश जी, अंधेरी, जी सुमनेश जी,
नेटवर्क की लगता कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ पर, जिस कारण से आपकी आवाज़ बीच में कट जाती है। अंधेरी बस्तियों पर रोशनी से वार करते हैं, खरीद बांटे यही व्यापार करते हैं। हमें मंदिर न मस्जिद और ना बाजार में ढूंढो, हमें मंदिर न मस्जिद और ना बाजार में ढूंढो, इबादत में वतन की है, वतन से प्यार करते क्या हैं। बात है, क्या बात है, बहुत खूब। है वतन से प्यार करते हैं। और सर मैं बताना चाहता हूं, हम सब सुनते भी हैं, देखते भी हैं जी कि किसी भी देश में किसी भी कालखंड में युवाओं पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, जी लेकिन हमारे देश में जब भी आवश्यकता हुई है तो युवा ही काम आया है। और मैं एक दो नाम भी ले रहा हूं ऐसे जिन्होंने अपने जवानी में, भरी जवानी में देश के लिए अपना बलिदान दिया। देखिएगा जी आज कुछ भी स्थिति हो, लेकिन जब आवश्यकता होगी देश को, इस देश का युवा ही सबसे आगे होगा। मैं आपको 4 पंक्ति दे रहा हूं। भगत अशफाक शेखर की कहानी काम आएगी, वाह, अंधेरों बिहड़ों में रात रानी काम आएगी। भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, भले इल्जाम कितने भी लगे इस नौजवानी पर, जरूरत में वतन के ये जवानी काम आएगी। वाह वाह, बहुत जरूरत खूब, में वतन के ये जवानी काम काम आए आएगी। और मैं एक बात और कहा करता हूं सर जी कि हम किसी भी तरह जाति मजहब धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो पूरा देश, सब जातियां, सब धर्म एक है। जी को सिद्ध करने के लिए कुछ पंक्तियां दे रहा हूं कि धरा सी यान रखते हैं, गगन सी शान रखते हैं, वाह, क्या जज्बे तूफान रखते हैं। भले हम जाति मजहब धर्म में हो सब अलग, लेकिन भले हम जाति मजहब धर्म में हो सब सब अलग, अलग, लेकिन दिलों में सब धड़कता एक हिंदुस्तान रखते हैं। आहा, दिलों में क्या सब बात, धड़कता एक हिंदुस्तान। ये है सब इस तरह का। क्या बात है, क्या बात है सुमनेश जी, बहुत खूब, बा कमाल। और जैसे आपका अंदाज है, एक जोशीला अंदाज है आपका, जिस तरह से आप कविता कहते हैं, और सुनने वाले के भी मन में वैसा ही एक जोश भर जाता है। और जो आपने बातें कहीं, कमाल की बातें हैं कि चाहे अलग अलग जातियों में बटा हुए हैं सारे लोग, लेकिन जब दिल की बात आती है तो एक दिल धड़कता है सबके सीने में। देश की और बातें सब एक हैं हम। जी बिल्कुल, और देशभक्ति की भी आपने बात कमाल की कही कि सबसे पहले देश के प्रति वफादार होना ये बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये सभी चीज़ें बाद में आती हैं, चाहे कितने भी धर्म हो। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है हमारा देश के प्रति जो धर्म है, इसको आपने बहुत बखूबी अपने शब्दों में कहा। जी बाकमाल। और सुमनेश जी, यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद और सुनेंगे आपके कविता के रंग। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, आज इस शो में जान भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं हम में सुमनेश सुमन जी, इनका और भी जोश हम श्रवण करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज जागृति की बात चल रही है, युवाओं को कैसे जागृत किया जाए, समाज को किस तरह से अवेयर किया जाए, और ये एक कवि की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि जिसके हाथ में कलम होती है उन्होंने ही इनकलाब लाया है, जब भी आया है, ऐसा इतिहास हमें बताता है। और ऐसे ही समाज को जागृत करने वाले कवि आज हमारे साथ हैं सुमनेश सुमन जी। और दोस्तों ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मिलते हैं सुमनेश सुमन जी से। जी सुमन जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो छंद सुनाए वो कमाल के बातें थी, और ये कहेंगे कि एक अनमोल हीरे, क्योंकि जो ऐसी बात होती हैं वो सुनता तो हर कोई है, लेकिन दूसरे को जगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी सेवा है, और ये जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सुमनेश जी। जी धन्यवाद। और सुमनेश जी, आप काफ़ी कवि सम्मेलन में जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पर कवि सम्मेलन के लिए जाना होता है?
मैं ज़्यादा तो अपने क्षेत्र में ही, मेरठ में और मेरठ के आसपास, लेकिन दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैंने कई स्थानों पर कविता पाठ किया है और खूब सुख मिला है, खूब अच्छा लगा है। जी। और कोई ऐसा कवि सम्मेलन खास रहता हो जिसकी इंतजार रहती हो आपको कि ये कवि सम्मेलन कब आए, जिसके लिए आप इंतजार करते हैं कि इस कवि सम्मेलन में जाके अपनी कविता पढ़ी जाए? मैं कई कवि सम्मेलन में, मेरठ के कवि सम्मेलनों से जुड़ा हुआ हूँ, विशेष रूप से जिसमें नौचंदी कवि सम्मेलन होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर उनके जन्मदिन पर कवि सम्मेलन होता है, सरदार पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर कवि सम्मेलन मेरठ में होता है। ये 2-3-4 कवि सम्मेलन हैं। उसके बाद हमारे पिताश्री के नाम से हम एक कवि सम्मेलन खुद ऑर्गेनाइज करते हैं मेरठ में ही, 1 मई के या 1 मई के आसपास। तो इन सब की इंतजार, इन सब की प्रतीक्षा पूरे वर्ष रहती ही है। जी, तो सुमनेश जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और आपका कविता हो जाए। और थोड़ा सा तरन्नुम में बदल के कुछ पंक्तियां दे रहा हूं, और सबसे पहले मैं वो पंक्ति पढ़ाना चाहता हूं आपके बीच, हमारे दर्शकों के बीच में, कि जिसे मैं अपनी वसीयत कहकर मंच पर पढ़ता हूं। मेरी वसीयत क्या हो? देखिए, हम ये कहा जाता है कि बड़े धनवान लोग अपनी वसीयत लिख सकते हैं, एक कवि भी अपनी वसीयत लिख सकता है। वो कैसे लिखता है, देखिए। मेरा अरमान रह जाए, वतन की शान रह जाए, मेरा अरमान रह जाए, वतन की शान रह जाए, जमाने में सुमन गंगा जली पहचान रह जाए, तिरंगे का निशान थोड़ा मुझे भी तो मयसर हो, तिरंगे का निशान थोड़ा मुझे भी तो मयसर हो, मेरे होठों पे जिंदाबाद हिंदुस्तान रह जाए। क्या बात है, क्या बात है। होठों पे जिंदाबाद हिंदुस्तान रह जाए। धन्यवाद सर। बहुत खूब जी। और कमाल की, बिल्कुल जैसे आप एक जागृति लाते हैं अपने शब्दों के द्वारा, और ये कवि की एक जिम्मेवारी भी रहती है। पर ऐसे कवि आज बहुत कम हमें दिखाई पड़ते हैं जो समाज में जागृति लाने का काम करते हैं, और आप उनमें से एक हैं। और अगर ये बात कही जाए कि आपने अपने पिताजी की विरासत को, उस मशाल को आगे लेकर चले, जो पिताजी कविता लिखते थे, आपने वो मिसाल ली और आगे चल रहे हैं। और आगे आपके बच्चों में भी कोई ऐसा किसी में शौक है कि आपकी इस दी गई विरासत को आगे ले जाए? बेटी, हाँ, मुझे लगता है हमारी बेटी है जो कतार एयरवेज में फ्लाइट मैनेजर है, IFM है, इंटरनेशनल एयरवेज में जी। तो वो लिखती रहती है, और अभी भी उन्होंने मेरी किताब में भी लिखा है कुछ मेरे लिए। तो मेरे लिए जो लिखा उन्होंने कविता में ही लिख कर दिया है कि वो प्रकाशित हुआ है किताब में। एक किताब आई है मेरी अभी, उसमें लिखा है जी। आपकी जो किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में आप रोशनी डालें कि क्या नाम है इस किताब का और कब आ रही है? जी, वो किताब प्रकाशित हो चुकी है। 3 जुलाई को हम उसका मेरठ में लोकार्पण करेंगे। उसका नाम है कल सूरज बनकर आऊंगा। किताब का नाम है कल सूरज बनकर आऊंगा। एक बड़ा पॉजिटिविटी लिए हुए नाम है, सकारात्मकता सोच वाला नाम है जी। ये। और अच्छा क्या ये नाम एक भी भाव रहा इस नाम के पीछे, क्योंकि एक बिल्कुल अलग सा नाम है, कल सूरज बनकर आऊंगा जी, इसके पीछे क्या एक सोच रही? मुझे लगता था कि इस पर एक कविता भी है मेरी, तो वो भी मैं उसके कुछ अंश, एक आध छंद उसका प्रकाशित करूंगा। मैं उन लोगों के लिए कविता लिखी है विशेष रूप से जो सारी दुनिया में, सारे देश में अंधकार को मिटाने के लिए लगे रहे, उजाला लाने के लिए लगे रहे, सतत प्रयत्न करते रहे, नींव के उन पत्थरों की मानिंद जो नींव में गड़ जाते हैं, जिनके ऊपर भवन खड़ा है, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चलता वो नींव में पत्थर लगे हुए हैं। एक ऐसे माला के धागों के नाम मैंने कविताएं लिखी हैं जो सारे मोतियों को पिरोए रखते हैं, लेकिन यदि माला में धागा नजर आ जाए तो माला अच्छी नहीं मानी जाती, पर अगर धागा ना हो तो माला ही नहीं बनेगी। मैंने उन माला के धागों के नाम, नींव के उन पत्थरों के नाम कविता लिखी है, उन लोगों के नाम कविता लिखी है। उसी तरह से मैंने ये नाम भी रखने का प्रयास किया है उनके लिए। जी जी, हो जाए।
उसकी कुछ पंक्तियां मैं एक छंद उसका सुना रहा हूं। जी। घुप अंधियारे ओढ़ जिन्होंने जग को नया उजास दिया है, परहित सरस धर्म नहीं जैसा जीवन का विश्वास दिया है। वाह। गए नीर में किंतु कलश को गौरवमय इतिहास दिया है, आंसू पी कर भी हम सबको हंसने का एहसास दिया है। बहुत खूब। आंसू पी कर भी हम सबको हंसने का एहसास दिया है। मैं उनके अंधियारे पथ पर, मैं उनके अंधियारे पथ पर कल सूरज बन कर आऊंगा, उनकी आंखों में आशा के दीपक रोशन कर जाऊंगा। क्या बात है, घुप अंधियारे ओढ़ जिन्होंने, ये बड़ी कविता है, इसी पर शीर्षक पर किताब का शीर्षक रखा गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा विषय आप चुनते हैं, जिस तरह से आप लिखते हैं। बहुत एक अलग सा एक माहौल है जो आप सब्जेक्ट है जो आप चूज़ करते हैं। तो एक लिखने के लिए जो एक भाव होता है वो कहाँ से आप कैसी सोच में जाकर आप ये भाव चुनते हैं जब लिखते हैं? भाव तो आजकल जैसा हम सभी बोलते हैं, मंचों पर भी बोलते हैं, हमारे कवि लोग भी बोलते हैं, भाव तो चारों ओर बिखरे पड़े हैं। अब कौन सा भाव आपको आपके दिल को अपील कर जाए, चोट कर जाए, दिल पर कहीं लग जाए, तो आपको लगेगा ये बार बार जो परेशान कर रहा है। फिर कुछ कविता निकलती है, कविता फूटती है। मैंने अपनी भूमिका में भी लिखा है, मैंने जो भी कविताएं लिखी हैं, एक सेंटेंस आपके बीच बोलना चाहता हूं, मैंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो मात्र कविताएं ही नहीं, मेरी जीवन आरतियां हैं। वाह। और सर, और वो कभी भी किसी विलास प्रिय बुद्धि की उपज नहीं है। वो ऐसी कविताएं हैं जो कहीं कहीं भीतर से मेरे अंदर से निकली हैं, जिन्हें मैं लिखने से कभी रोक ही नहीं पाया हूं। ऐसी कविता। बहुत खूब, बहुत खूब। और सोमनेश जी काफ़ी कवि लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं, आप दूसरे को जब सुनते हैं कविताओं को सुनकर क्या आप महसूस करते हैं? कवि जो होता है उसकी एक जिम्मेवारी होती है, जैसे मैंने कहा कि एक समाज का दर्पण भी कहा जाता है कवि को। तो आप जब बाकी कवियों को सुनते हैं तो कहाँ पर खड़ा पाते हैं कविता को? क्या वो अपनी जिम्मेवारी उस रूप में निभा रहे हैं जैसे कि होनी चाहिए? क्या महसूस करते हैं आप इस बारे में? अधिकतर कवि जो थोड़ा मैच्योरिटी में आ गए हैं, जो थोड़ा परिपक्व हो गए हैं, वो निभा भी रहे हैं। अभी युवाओं में जो नए लोग आ रहे हैं उनमें वो भाव देखने को कम मिलता है, लेकिन हम निराश नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वो उनके अंदर वो भाव आ जाएगा जो देश के प्रति, समाज के प्रति और जनता के प्रति जवाबदेही कवि की है, वो उसे समझेंगे और धीरे धीरे उस लाइन पर आ जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। बिल्कुल, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो जी। हाँ, मैं 4 पंक्तियां सर आज के युवाओं पर जो कहीं भी किसी भी परेशानी में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, मैं उम्मीद के लिए कहना चाहता हूं, कभी भी वो अपना विश्वास, आत्मविश्वास नहीं खोएं, धैर्य नहीं खोएं, सब ठीक होगा, मैं ऐसा मानता हूं। मैं अगर इजाजत तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सर, उसके लिए देखिएगा जी। मैं अपने सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को ये पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, देखिएगा जी। भले हर सिमत राहों में अंधेरा ही अंधेरा है, भले हर सिमत राहों में अंधेरा ही अंधेरा है, डराता हो हमें हर पल गहनतम का बसेरा है, मगर एक आस का दीपक सुमन दहलीज पर रखना, मगर एक आस का दीपक सुमन दहलीज पर रखना, किसी के रोकने से कब भला रुकता सवेरा है। क्या बात है, क्या बात है। रोकने से कब भला रुकता सवेरा है। देखिए, वाह, बहुत खूब। और कुछ अगर इजाजत हो तो और कुछ छंद प्रस्तुत करूं आपके मध्य, आपके बीच में जी।
दिलों में दर्द है होठों पे लेकिन मुस्कुराहट है। वाह वाह दिलों में कभी भी निराश नहीं होना है जी और कवि की वाणी ऐसी होनी चाहिए कि निराशा का वातावरण ना हो, आशावादी दृष्टिकोण उसका बना रहे। जी दिलों में दर्द है होठों पे लेकिन मुस्कुराहट है। कहीं से जिंदगी फिर लौट कर आने की आहट है। क्या बात है। भले हैरान करते हो हमें हर ओर वीराने, भले हैरान करते हो हमें हर ओर वीराने, मगर गुलशन में तेरे नाम की ही सुगबुगाहट है। क्या बात है, बहुत खूब। गुलशन, वाह वाह जी सुमन जी, क्या बात है, बहुत खूब, बाकमाल। हर एक आपका जो छंद है, कविता है, अपने आप में एक कहानी है, सीमित से शब्द में बहुत बड़ा एक संदेश है। और भी आपकी छंद सुनेंगे, कविता के रंग सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, कमाल की बातें अपने छंद के द्वारा, अपनी कविता के माध्यम से हमारे बीच रख रहे हैं सुमन जी। और भी रंग श्रवण करेंगे इनकी कविता के, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सुमनेश सुमन जी, जो कि कविता के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, हिंदुस्तान के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। सुमन जी आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी सुमन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। जी मैं भी प्रणाम करता हूं अपने सब श्रोताओं को, दर्शकों को, जो बाद में जुड़े उन दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं सर। जी, और सुमन जी आपकी काफ़ी कविताएं जो हैं एक स्टडी में भी, एक विश्वविद्यालय में भी जिनका एक वहाँ पर स्थान है, वो पढ़ाई जाती हैं। तो किस तरह से ये कितनी कविताएं आपकी जो हैं एक स्टडी में लगी हुई हैं? मेरी लगभग 21 कविताएं, 20 से अधिक कविताएं मेरी कोर्स में लगी हुई हैं, जो कक्षा 2 से और 10वीं क्लास तक, और उसके बाद बीएड में पढ़ाई गई है। कविता पिछले दिनों बीएड में आ गई है, तो वो लगी हुई हैं। 21 कविताएं हो गई हैं इस समय लगभग। जी, और आपकी सोच को ये कह लें कि एक उसको विस्तार से, गहराई से पढ़ाया जाता है, तो उस समय का कैसा महसूस करते हैं जब विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में आपकी बच्चे कविता पढ़ते हैं, फिर उस पर एक लेख लिखे जाते हैं, तो किस तरह से आप एक महसूस करते हैं उस समय? बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर कह देता कि हमने आपकी कविता देखी है, आपकी लिखी हुई, कहीं कोई ऐसा सज्जन मिल जाए जहां उससे परिचय हो जाए, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी अनुभूति होती है हमें सब। जी, तो कुछ और आपकी कविता के रंग हो जाएं सुमन जी। हाँ, 2-3 तरह के रंग में और प्रयास करूंगा आपके बीच प्रस्तुत करने के। देखिएगा, मैं एक मानता हूं कि हमें जीवन में जितनी जल्दी गलतफहमियों से छुटकारा मिल जाए, हम भ्रम से दूर निकल जाएं, उतना ही अच्छा है। और ज्यादा नहीं कहूंगा, चौथी पंक्ति तक आप पहुंचे, हमारे दर्शक पहुंचे मेरी चौथी पंक्ति तक, तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी हम भ्रम में ना रहें। हर पंक्ति में 2-2 क्रियाएं हैं, 2-2 अलग से सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग एक दूसरे के विरोध में है। देखिएगा जी, मदद करना मगर उसको इनायत मत समझ लेना। वाह, ये चारों पंक्ति सुनना मुझे बहुत मेरे मन की पंक्तियां हैं जी। और चौथी पंक्ति अगर पहुंच जाए तो बस मेरा जीवन लिखना मेरा सफल हो जाएगा। मेरे दर्शक, मेरे श्रोता को अगर पहुंच जाए वहां तक, मदद करना मगर उसको इनायत मत समझ लेना, किसी की नफरतों को तुम अदावत मत समझ लेना। क्या बात है। शिकायत पर किसी की भूल कर भी तंज मत कसना। सब मैं एक बीच में बात बोल सकता हूं, मुझे बहुत मन करता है इस बात को बोलने का। जी, मैं मानता हूं कि आज दुनिया में आपकी परवाह करने वाले और आपकी परवाह के लिए आपसे लड़ने वाले लोग कम रह गए हैं। तो यदि कोई आपके लिए आपसे लड़ता है,
आपकी परवाह के लिए आपके चलता है तो उसकी बात सुन लिया करो, बस ये कहना चाहता हूं। देखिएगा, जी मदद करना मगर उसको इनायत मत समझ लेना, वाह, किसी की नफरतों को तुम अदावत मत मत समझ समझ ले। लेना, शिकायत पर किसी की भूल कर भी तंज मत कसना, किसी की मेहरबानी को मोहब्बत मत समझ क्या बात है, लेना, क्या बात है, किसी बहुत की खूब सुमन जी। मेहरबानी को मोहब्बत मत मत समझ समझ ले। लेना। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं कुछ और ऐसे रंग देना चाहता हूं जो जीवन भर में जिनसे आपकी साथ भी करता रहा, लड़ता भी रहा और उन्हें निभाता भी रहा। ये देखिएगा जी कि हमने कभी भी प्यार में या लिखने में कभी ऐसा नहीं लिखा जो किसी पर हमने आक्षेप लगाया हो। बस मैं ये कहना चाहता हूं, हम बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं, धैर्य नहीं खोना चाहिए। जी, हमारी राह में भी नफरतों के मोड़ आए हैं, वाह, मगर फिर भी मोहब्बत की निशानी छोड़ छोड़ आए आए हैं, क्या हैं, बात है, वाह वाह। मगर फिर भी मोहब्बत की निशानी निशानी छोड़ आए हैं। हमारी जिंदगी कैसे कटी, क्यों कर कटी छोड़ो, हमारी जिंदगी कैसे कटी, क्यों कर कटी छोड़ो, तुम्हारे घर सभी रिश्ते खुशी के जोड़ आए क्या बात है, हैं, क्या बात है, बहुत तुम्हारे खूब। घर सभी रिश्ते खुशी के जोड़ आए, वाह सर। वाह। हाँ, दो छंद और देखे ना सर, दो छंद देखे। जी जी, जैसे जिस तरह बचपन में, जवानी में जिस तरह के आदमी की स्थिति होती है, मैंने वैसा ही वर्णन करने का प्रयास किया है। और जी। मैं लिखते लिखते भी रोया हूं और पढ़ते पढ़ते भी कई बार बहुत भावुक हो जाता हूं। देखिएगा, दो छंद दे रहा हूं, जी, बहुत मेरे मन के छंद है। मेरे दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं निवेदित करता हूं आपके सामने। ये गया बचपन रुलाने आ गई शैतानिया मेरी। आहा, हर एक के जीवन में गुजरते हैं दौर। जी। गया बचपन रुलाने आ गई शैतानिया शैतानिया, मेरी, समुंदर सालिए जज्बा जवाना दानिया मेरी, वाह, मेरी आवाज़गी पर एक दिन उसने सुमन बोला, मेरी आवाज़गी पर एक दिन उसने सुमन बोला, न संभले तो रुलाएंगी मुझे नाकामियां मियाँ मेरी, वाह वाह, न बहुत अच्छा। संभले तो रुलाएंगी मुझे नाकामियां कामियाँ मेरी, मेरी। वाह वाह। और सर एक चार पंक्तियां देखिएगा, जी, सबने अपनी तरह से बयान किया है, मैंने अपनी तरह से बयान किया है। देखिएगा, गमों को खा नहीं सकते, खुशी को पी नहीं सकते, गमों को खा नहीं सकते, गमों को खा नहीं सकते, खुशी को पी पी नहीं नहीं सकते, गिरेबां चाक है लेकिन स्वयं हम सी नहीं सकते, उड़ी है नींद रातों की, दिनों के चैन गायब है, उड़ी है नींद रातों की, दिनों के चैन गायब है, हुआ है क्या कि अब तुम बिन सुमन हम जी नहीं सकते, वाह वाह, क्या कि अब तुम बिन सुमन हम जी नहीं सकते। क्या बात है सुमन जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये पूछना चाहूँगा सुमनेश जी के साथ सुमन कैसे जुड़ा, इसके पीछे का राज हमें बताइए। अच्छा, दरअसल सुमनेश और सुमन एक ही शब्द के दो रूप हैं।
तो हमारे घर में मुझे सबसे पहले सुमन कहते थे। हमारे गुरुजी थे राजेंद्र शास्त्री, हमारे यहाँ गुरुकुल डोगरी इंटर कॉलेज है मेरठ में ही, तो उन्होंने फिर सुमनेश और सुमन एक साथ जोड़ दिया कि तुम सुमनेश सुमन लिखा करो। तो तब से ये सिलसिला 1971-72 से शुरू हो गया था सिलसिला, तो लेकिन और थोड़ा मैच्योर होने के बाद और थोड़ा बड़ा हुआ, इस तरह से आया सुमनेश सुमन जी। और जैसे आपने कहा कि दोनों का मतलब एक ही, और एक ये दोनों शब्द जब साथ में जुड़े तो बहुत एक सुंदर आपका ये नाम लगता है, सुमनेश सुमन। अपने आप में बहुत एक सुंदरता इस नाम के पीछे छुपी है, और आपकी शायरी में भी वैसी एक सुंदरता निखर कर आती है। और अगर आज के युवा वर्ग की बात करी जाए तो ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास आज का युवा वर्ग ये सीखने के लिए कितना एक उत्साहित है, कितने के बच्चे आपके पास सीखने के लिए आते हैं इस विद्या को? मैं वर्तमान में एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जब मुझे देखते हैं, मैं कविताएं उनके सम्मुख कभी कभी पढ़ता हूँ किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, तो मुझसे मिलते हैं और ऐसा आग्रह करते हैं। आप सही कह रहे हैं, ऐसे आग्रह करते हैं, कुछ लोग तो आते ही हैं कि भाई हम भी अगर कविता लिखें तो कैसे लिखें। तो मैं प्रयास करता हूँ अपनी तरह से उन्हें बताने का, उन्हें संतुष्ट करने का करता हूँ जी। और मैं तो यही कहता हूँ, जैसे हमारे पिताजी ने किसी को कहा था, मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि आपको कुछ लिखना है तो पहले पढ़ना सीखो, अध्ययन करना सीखो। जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में रुचि हो उसी को पढ़ो, और उस पर फिर अपना मन बनाकर अपने हिसाब से, अपने अनुसार कुछ लिखो। यहाँ से प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं, मैं ऐसे बोलता भी हूँ जी। बहुत खूब, बहुत खूब समझिए। और ये ज़रूरी चीज़ें जो कि एक उस्ताद ही जो सिखा सकता है अपने शिष्यों को कि किस तरह से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और सुमन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने पुरानी शायरी भी सुनी और आज की शायरी कविता भी सुन रहे हैं। पुराने समय की कविता में और आज की कविता में आप क्या एक अंतर महसूस करते हैं? क्या एक पीड़ा हृदय से आप महसूस करते हैं? हाँ, आपने बड़ी सही बात की। हम भी ऐसा महसूस करते हैं, जो दोनों चीज अलग अलग हैं। पहली शायरी में हम ज्यादा ठहराव महसूस करते थे। आज बहुत जल्दबाजी सी हो गई है शायर के लिए भी और शायरी में भी, कविता में जी। जी सुमनेश जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है सुमनेश जी की तरफ से। वो एक ठहराव सा महसूस करते थे। जी सुमन जी। जी सुमन जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? आज थोड़ा जल्दबाजी सी में हो गए हैं लेखन कार्य में जो लगे हुए हैं लोग, और बहुत जल्दी कोई मुकाम पाना चाहते हैं बिना अध्ययन के। कोई जैसे शॉर्टकट से किसी रास्ते से निकलकर कोई जल्दी से कुछ पहुंच जाए जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बहुत खूब बात। और सुमनेश जी, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, इस प्रोग्राम को यहीं समेटने का। और जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, दर्शकों में हमारे एक सामान्य दर्शक भी हो सकते हैं, कविता से जुड़े तो हैं ही, लेकिन कभी भी हो सकते हैं हमारे दर्शकों में। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी समय होगा, कभी भी आवश्यकता हुई, कभी देश ने पूछा आपसे, कभी आपके समाज ने आपसे पूछा, तो जवाब तो साहित्य को भी देने होंगे। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए अपनी शायरी और अपनी कविता हमें करनी चाहिए। हमें बहुत हल्की बातों से, वैमनस्य फैलाने वाली बातों से, बैर द्वेष का भाव फैलाने वाली बातों से सदा बचना चाहिए, क्योंकि जवाब हमें भी देने पड़ेंगे। हम भी समाज की एक इकाई हैं। जी बहुत खूब बात कही आपने सुमन जी, और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही कमाल की बातें आपने साझी करी, उसके लिए थैंक यू सो मच सुमन जी। मैं भी अपने सभी दर्शकों को, अभी सभी प्रिय दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं, और आपको भी प्रणाम करता हूं। थैंक यू जी। और दोस्तों, ये थे सुमनेश सुमन जी, कैसे अपनी एक जिम्मेवारी निभा रहे हैं। एक कवि होने के नाते देश के प्रति क्या फ़र्ज हैं, उन सभी फ़र्जों से हमें भी आगाह करवा रहे थे। और दोस्तों, आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
info@justbroadcasting.com and vikram@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।